अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। रिसर्च प्रपोजल को कैसे ड्राफ्ट किया जाए, ये एक बेसिक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं कि आपने अगर फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और सुपरवाइजर को अप्रोच करना है, या इनिशियली या बाद में सुपरवाइजर आपको कह देता है कि आप रिसर्च प्रपोजल लिख के दें, तो स्टूडेंट कहते हैं कि आप कैसे ड्राफ्ट करें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप क्विकली और इफेक्टिवली एक कैसे रिसर्च प्रपोजल को ड्राफ्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को हमने डिफरेंट कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले कंपोनेंट में हम आपको बताएंगे कि बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं रिसर्च प्रपोजल के लिए और आपने किन बातों का ध्यान रखना है। फिर आपको टिप्स कुछ बताएंगे कि आपने कौन से टिप्स देखनी है। उसके बाद हम एक एग्जांपल आपसे शेयर करेंगे, ड्राफ्टेड एग्जांपल रिसर्च प्रपोजल की, और एंड में आपने उस प्रपोजल को कैसे अपने सुपरवाइजर को भेजना है, ईमेल कैसे ड्राफ्ट करनी है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी रिसर्च सुपरवाइजर को भेजना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले उसने काम क्या किया है और अभी उसका इंटरेस्ट क्या है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा जो एनिमल्स के ऊपर काम कर रहा है और आप उसको प्लांट्स के ऊपर रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट करके भेज दें, तो डेफिनेटली उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो यू नीड कि आपको उसके वर्क का प्रॉपर्ली पता हो, ये बहुत जरूरी है। देन एक प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहला कंपोनेंट है टाइटल। टाइटल के लिए आपके पास वो कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और मेक इट श्योर कि आपके फोकस को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करे कि आप करना क्या चाहते हो। सेकंड कंपोनेंट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को 3 फर्दर कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। हेडिंग्स नहीं होती, बट जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला पैराग्राफ मोस्ट प्रोबेबली आपका होता है कंटेंट्स का या बैकग्राउंड का, कि उस चीज के ऊपर क्या काम हुआ है। दूसरी चीज ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि किस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करने जा रहे हैं। एक बात याद रखें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इंट्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। नहीं, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही आपकी मैटर करती है। अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्ट्रांग है और सुपरवाइजर को लगेगा कि इस काम के अंदर वर्थ है, वो आपको रिस्पॉन्स देगा। और तीसरा कंपोनेंट आपका ऑब्जेक्टिव, कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब आप प्रपोजल को ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन नॉर्मली हमारा मोर और लेस, मैं ये समझता हूँ, 1 पेज का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये कोशिश करते हैं इसको बहुत लेंथी ड्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, प्रपोजल के लिए दैट्स इनफ। टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दे और इन 3 कंपोनेंट का ख्याल रखें। देन हमारे पास आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते। बट अगर आप इसमें नहीं ऐड करते तो ये कंपोनेंट जो 3 कंपोनेंट है आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही इंक्लूड करने पड़ेंगे। बट अगर आप इसको लिटरेचर रिव्यू की अलग से हेडिंग ऐड करते हैं तो आपको ये कंपोनेंट आएंगे। पहला है करंट स्टेट ऑफ रिसर्च, कि आजकल दुनिया में लोग उस टॉपिक पे जो आप रिकमेंड करने जा रहे हैं, प्रपोजल देने जा रहे हैं, लोग उस पर कितना काम कर रहे हैं और क्या काम हो रहा है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप एनालिसिस। आपने उस गैप को आइडेंटिफाई करना है कि लोग काम तो कर रहे हैं मगर इस पार्टिकुलर एक चीज के ऊपर लोग काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट स्टेट ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें, हम कहते हैं जी लोग वीट की प्रोडक्शन को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट ट्रांसजेनिक टेक्निक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये करंट स्टेट क्या है कि लोग क्रिस्पर यूज कर रहे हैं। आप इसका गैप एनालिसिस क्या है। गैप एनालिसिस ये है कि लोग इसका क्रिस्पर तो यूज कर रहे हैं मगर जो क्रिस्पर की वजह से वैरायटीज प्रोड्यूस हो रही हैं उसके रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि भी ये उसमें गैप है। क्या जीन फ्लो को लोग स्टडी कर रहे हैं ऑन फील्ड ग्राउंड, ये एक गैप है। तो आपने उस स्टडी के अंदर अपना गैप फाइंड आउट करना है ऑलरेडी जो चीज हो रही है। और तीसरा पॉइंट आपके पास है रेलिवेंस का, कि आपकी जो रिसर्च है वो सोसाइटी में या उस रिसर्च में किस तरह कंट्रीब्यूशन पे करेगी। आपने इन बातों का ख्याल रखना है जब आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है। देन आ जाती है आपके पास मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में आपने बताना है कि आप कौन सी अप्रोच यूज करेंगे। क्या आप थ्योरेटिकली अप्रोच यूज कर रहे हैं या आप एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज कर रहे हैं। देन आपके कौन कौन से मेथड्स होंगे जो अप्लाई करेंगे, और
उन मेथड्स को आप एक टाइम फ्रेम में, लेट्स सपोज आप 1 साल के लिए जा रहे हैं या 2 साल के लिए जा रहे हैं बाहर अब्रॉड, या 3 साल के लिए जा रहे हैं, तो 3 साल में आप अपने उस मेथडोलॉजी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि आपके विद इन द टाइम आपका ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए, जो आप करना चाहते हो वो पूरा हो जाए। देन हमारे पास आता है एक्सपेक्टेड आउटकम। इसके अंदर प्रपोजल के अंदर आपके रिजल्ट नहीं होते, एक्सपेक्टेड आउटकम होते हैं। एक्सपेक्टेड आउटकम में आप दो चीजें बताते हैं, एक आप बताते हैं इम्पैक्ट और दूसरा बताते हैं इम्प्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपने जो रिसर्च मेथडोलॉजी लिखी है तो उसी के आपने आउटकम बताने हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जो आउटकम बताना है अपनी रिसर्च का आउटकम बताना है, आपने मेथडोलॉजी का आउटकम नहीं बताना। अब रिसर्च का इम्पैक्ट क्या होगा, कि इम्पैक्ट क्या है कि उस रिसर्च फील्ड का जिसके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, टोटल ओवरऑल लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर या साइंस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी चीज जो आपने बतानी होती है, एप्लीकेशन बतानी होती है कि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है आपकी, कि आप जो फाइंडिंग करने जा रहे हो, लेट्स सपोज जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, अगर आप क्रिस्पर पे काम कर रहे हो या एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हो, प्रैक्टिकली उससे क्या हासिल होगा। तो ये आपने दो चीजें एक्सपेक्टेड आउटकम में रखनी है। तीसरी चीज आपके पास आता है रेफरेंसेस। देन ये साइटेशन आपने साथ साथ देनी है कि लिटरेचर की, और रेफरेंसेस आपने कोट करने हैं, क्योंकि अगर आप रेफरेंसेस कोट नहीं करेंगे तो ये समझा जाता है कि इसकी कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है। तो साइंटिफिक ग्राउंड बनाने के लिए इसको आपने लाजमी देना। अच्छा, ये कुछ टिप्स हैं 2-3 के फॉलो गाइडलाइन। अगर किसी इंस्टीट्यूट का या सुपरवाइजर ने आपको कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन दी है तो आपने उसको क्लोजली फॉलो करना है। बी कंसाइज, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने इधर उधर नहीं भटकना, आपने फोकस होकर टू द पॉइंट बात करनी है और आपने एम को क्लियरली बताना है। बिला वजह की हाई फाई इंग्लिश यूज करने का कोई तुक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती। कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसको बड़ा इंग्लिश को बड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इट गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इनफैक्ट कि सुपरवाइजर ये देखना चाहता है कि आपकी एनालिटिकल या लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, कि आप रिसर्च को कैसे करेंगे। वो ये नहीं चाहता कि आपकी इंग्लिश कैसी है। और जब आप कोई प्रपोजल लिखते हैं तो सबमिट करने से पहले फीडबैक लाजमी दें। अपने कोलीग्स को दिखा दें, अपने मेंटोर को दिखा दें, अपने टीचर को दिखा दें जो आपकी हेल्प करे। क्योंकि जब आप खुद लिख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सी गलतियां होती हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं, या आप जानबूझ के आपको इंपॉर्टेंट लग रही होती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, मगर जब कोई आपको फीडबैक देता है कि वो आपको बताता है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, तो आपकी सोचने की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो फीडबैक लाजमी ले। ये कुछ टिप्स और स्ट्रक्चर था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक टाइटल है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं या प्रपोजल लिखना चाह रहे हैं। द टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। विच मीन हम चाहते हैं कि भी अल्जाइमर की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए हम एआई का इस्तेमाल करें। ये हमारा प्रपोजल। टाइटल के बाद सबसे पहले जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि भी आपका अल्जाइमर डिजीज है क्या, न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर है, वगैरह वगैरह। और साथ में इसको लिंक करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके डायग्नोसिस में कैसे हेल्प कर सकती है। आपका जो बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो आपके काम को रिफ्लेक्ट करे। तो यहाँ पे अल्जाइमर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा टारगेट है, तो हमने इन दोनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप 1-2 पैराग्राफ की दे सकते हैं। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है, डिस्पाइट एडवांसमेंट इन मेडिकल रिसर्च, अर्ली डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज रिमेन सब ऑप्टिमल ड्यू टू द डिजीज कम्प्लेक्सिटी एंड हेट्रोजेनिसिटी। इसका मतलब ये है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट बेशक इन्हांस हो गई है, इससे इनकार नहीं कर रहे, मगर अल्जाइमर को जल्दी डायग्नोज नहीं किया जा सकता। और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का मतलब है कि हर बंदे की अलग अलग से ट्रीटमेंट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये डिजीज बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है। तो इसलिए देयर इज ए प्रेसिंग नीड ऑफ एआई ड्राइवन सॉल्यूशन टू इम्प्रूव डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी एंड ट्रीटमेंट। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी एआई ड्राइवन डायग्नोसिस की जाए। तो ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी 3 या 4 लाइनों की जितनी मैंने लिखी है इतनी बहुत होती है। आपने अलग से हाइडिंग नहीं देनी, अगर दे भी दे दैट्स नॉट बैड, मगर ये आपके इंट्रोडक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मेरा ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एंड वैलिडेट एआई मॉडल फॉर द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। मैं एक ऐसा एआई मॉडल बनाना चाहता हूं जो अल्जाइमर की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्पफुल साबित हो। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। अब हम आते हैं लिटरेचर रिव्यू पे। 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे। एक, करंट स्टेट ऑफ रिसर्च, इसमें आप बताएंगे कि एआई कर क्या रही है, कि एआई मुख्तलिफ डाटा सेट को एनालाइज करती है, हेल्थ रिकॉर्ड को एनालाइज करती है, डिफरेंट एल्गोरिथम है जो कि कैंसर के, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज के और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के, इनके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो रही है। अब गैप एनालिसिस क्या है, मेरा गैप क्या है कि एआई जो डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है अल्जाइमर डिजीज की, अभी तक इसके ऊपर मेजर काम नहीं हुआ। नेशन का मतलब है ये अभी फ्लोरिशिंग स्टेज पे है। मीन आप कह लें कि भी दैट इज द प्राइमरी रिसर्च बीइंग कंडक्टेड ऑन इट, और जो डाटा मौजूद है वो क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसकी नीड है इसके ऊपर काम किया जाए। तो ये गैप एनालिसिस है। अब रेलिवेंस क्या है, रेलिवेंस ये है कि ये जो डेफिशिएंसीज हैं गैप एनालिसिस में, क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही या डायग्नोसिस में प्रॉब्लम है, हम एआई के ऐसे मॉडल डेवलप करेंगे जो कि इस गैप को ब्रिज करेगा, मेन इनको लिंक करेगा। इसीलिए हम इस रिसर्च पे काम करना चाहते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड बताया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई, ऑब्जेक्टिव्स अपना बनाया, उस ऑब्जेक्टिव को लिंक किया करंट स्टेट के साथ, उसमें से हमने गैप एनालिसिस किया और अपनी रेलिवेंसी बता दी। तो ये आप इंट्रोडक्शन और लिटरेचर व्यू अलग अलग भी कर सकते हैं, या आप इकट्ठा इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारे पॉइंट्स दे दें। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था मैं उसको कैसे अटेन करूंगा। मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बनाई है कि सबसे पहले मैं डाटा कलेक्ट करूंगा। डाटा मैं कहाँ से लूंगा, मैं मेडिकल इमेजेस लूंगा, जीनोम सीक्वेंसिंग लूंगा, पेशेंट का डाटा लूंगा, मगर वो सारा डाटा किसका होगा, अल्जाइमर डिजीज का। देन सेकंड स्टेप है डाटा प्रोसेसिंग, कि मैं डाटा प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन और बाकी टेक्निक यूज करूंगा उसको प्रोसेस करने के लिए। जब मेरे पास डाटा क्लीन हो जाएगा, उस डाटा को यूज करके मैं मॉडल डेवलपमेंट करूंगा, जिसमें मैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम वगैरह यूज करूंगा, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स हैं या कन्वोल्यूशन नेटवर्क हैं वगैरह वगैरह शामिल है। देन मॉडल वैलिडेट, जब मॉडल बन जाएगा उसको मैं क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक के थ्रू, इंडिपेंडेंट टेस्ट डाटा सेट के थ्रू उसको वैलिडेट करूंगा कि जो मैंने मॉडल बनाया है क्या वो मॉडल ठीक भी है कि नहीं है। जब वो मॉडल वैलिडेट हो जाएगा, देन मैं पर्सनलाइजेशन एल्गोरिथम यूज करूंगा जो कि स्पेसिफिक होगा किसके लिए, अल्जाइमर डिजीज के लिए। जब ये बन जाएगा, देन उसकी इंप्लीमेंटेशन और टेस्टिंग करूंगा रियल टाइम डाटा के ऊपर, क्लिनिकल पेशेंट के ऊपर, कि वो कितनी एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। तो ये मेरे मेथोडोलॉजी के स्टेप्स हैं। अच्छा, मेथोडोलॉजी में एक चीज का ख्याल रखें कि आपको यहाँ पे हर एक चीज की प्रपोजल में डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आपने ये नहीं बताना कि अगर आपने फॉर एग्जांपल डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो आपने इतने ग्राम सैंपल लेना है, इतना आपने सी टैब डालना है, इतनी आपने बफर डालना है, आपने पीसीआर करना है तो पीसीआर का टेम्परेचर इतना होगा। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। आप सिंपली बताएं कि मैं रियल टाइम पीसीआर परफॉर्म करूंगा फ्रॉम द डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्ट करके, जब मैं सॉल्वेंट ब्लॉटिंग करूं, मैं वॉस्टर्न ब्लॉटिंग करूं, मैं जो भी टेक्निक यूज करूं, आपने टेक्निक का बताना है और आगे उसको लिंक करना है कि वो टेक्निक हमें क्या देगी। साथ साथ आप उसके रेफरेंसेस भी देते जाएं। तो मेथोडोलॉजी आपको ये रिफ्लेक्ट करे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचेंगे। अब आपने अगले स्टेप में इसी मेथोडोलॉजी के साथ टाइमलाइन देनी है। लेट्स सपोज आपका 1 साल का प्रोजेक्ट है, तो आप बताएंगे कि पहले 3 मंथ में आप क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, अगले 3 माह में क्या करेंगे, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, अगले 3 माह में आपने पर्सनलाइजेशन करनी है, और आखिरी 3 माह में इम्प्लीमेंटेशन। इस चीज का ख्याल रखें, आपका जो टाइमलाइन है वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ कंप्लीटली अलाइन करनी चाहिए। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटकम है, हमारा इम्पैक्ट क्या है। आपने एक जनरल से स्टेटमेंट कि हम एआई मॉडल यूज कर रहे हैं अल्जाइमर डिजीज में, और हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा पेशेंट्स की
आउटकम को, हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और मेडिकल सर्विसेज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो इम्पैक्ट है हमारे रिसर्च से आएगा। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेशेंट के ऊपर रियल टाइम अप्लाई कर सकते हैं और हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अल्जाइमर डिजीज को टाइम से पहले डिटेक्ट किया जा सके और इसके साथ साथ रिलेटेड जो कंडीशन या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी डिटरमाइन किया जा सके। सो अगेन, आपके जो एक्सपेक्टेड आउटकम है ये आपके मेथडोलॉजी के साथ लिंक नहीं करेंगे, ये इन 2 पॉइंट के साथ कि आपका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उसकी आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे और क्या यूज करोगे। और ये डायरेक्ट लिंक होंगे किसके साथ? आपके स्टडी गैप के साथ और आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर आपके ये स्टडी गैप और ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आपके एक्सपेक्टेड आउटकम ठीक नहीं है। देन लास्ट पॉइंट, रेफरेंसेज। आपने रेफरेंसेज ऐड करने हैं, साइटेशन ऐड करने हैं। हमने भी इसमें साइटेशन नहीं ऐड की, मगर आपने जो स्टेटमेंट जहां जहां से लेनी है वहां रेफरेंसेज और साइटेशन ऐड करने हैं। ये कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हैं जो काम आपने नहीं करने। जब भी आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है, आपने लास्ट 5 ईयर का डाटा लेना है। मीन अगर आप 2024 हैं तो 2020 के बाद का आप डाटा यूज करें। जैसे यहाँ पे ये एक रेफरेंस आ रहा है 1984 का। अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो ये डाटा यूज ना करें, क्योंकि 1980 में जो रिसर्च होती थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई लिंक नहीं है। इससे ये रिप्रेजेंट होगा, सुपरवाइजर को ये लगेगा कि इसने थारो रिसर्च की नहीं है, इसने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको पता ही नहीं है। तो जब आप रिसेंट आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसको लगेगा कि इसने आर्टिकल पढ़े हुए। और रेफरेंसेस का स्टाइल सेम होना चाहिए। जैसे ये मैंने एक और रेफरेंस हाईलाइट किया है कि यहाँ पे ऑथर नेम है, यहाँ पे भी ऑथर नेम है, मगर यहाँ पे ऑथर नेम पूरे नहीं आ रहे, यहाँ डॉट 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 आ रहे। आपने ऐसा नहीं करना, आपने सेम स्टाइल यूज करना। और कोशिश करें जब आप कोई रिसर्च ऐड करें, अगर उस सुपरवाइजर के 1-2 आर्टिकल, ज्यादा नहीं 1 या 2 आर्टिकल भी साइट कर सकते हैं, उससे ये होगा कि उसको लगेगा कि आपने वाकई उसका आर्टिकल पढ़ा है और उसको साइट किया। और हमेशा अच्छे जर्नल जो इम्पैक्ट फैक्टर हो, जिनका अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर हो, जैसे नेचर हो गया, साइंस हो गया, सेल हो गया, हमेशा इनके आर्टिकल कोशिश करें साइट करने की। हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, मगर ये बहुत मैटर करती है। क्योंकि जो बाहर के सुपरवाइजर हैं, अगर आप किसी लोकल जर्नल का या कोई ऐसा जर्नल जिसका कोई चाइनीज ऐसा जर्नल है जिसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर भी नहीं है, ऐसे है, वो उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करते। सो रेफरेंसेस एंड साइटेशन मैटर्स अलॉट। प्रपोजल के एंड में अगर आप चाहें तो ये पर्सनल स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे हैं जिसने आपको प्रपोजल बनाने का नहीं कहा, मगर आप खुद से प्रपोजल बना के उसको भेज रहे हैं, तो प्रपोजल के एंड में ये पर्सनल स्टेटमेंट इस तरह की आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर उसने आपको कहा है कि आप इस टॉपिक पे बनाएं, देन ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपका उससे पहले इंटरेक्शन हो चुका है। और इसमें आपने बताना क्या है, आपने इस प्रपोजल के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है पीछे अल्जाइमर डिजीज के बारे में, और मैंने अपने एमफिल के अंदर इस टॉपिक के ऊपर, एनिमल के ऊपर काम किया। ये जरूरी नहीं होता कि आपका एग्जैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एनिमल मॉडल पे है तो एनिमल मॉडल से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं आप उन पे काम कर सकते हैं। इससे ये उसको पता चलेगा कि आपको एनिमल मॉडल हैंडल करना आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने अल्जाइमर पे काम नहीं किया, और हो सकता है आपने डायबिटीज पे काम किया, हो सकता है आपने कैंसर पे काम किया। तो ये आपका ओके है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरह अगर आपने रियल टाइम पीसीआर का आपको एक्सपीरियंस है या आपको क्रिस्पर का एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है कि आपने व्हीट पे काम किया हो सकता है आपने राइस पे काम किया हो, मगर वो रेलिवेंट है। और आपने बताना है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने पैथोफिजियोलॉजी और अल्जाइमर को बड़ी अच्छी तरह से स्टडी किया। क्योंकि मैंने एनिमल को स्टडी किया तो साथ में मैंने अल्जाइमर को भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट, एंड में ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग अंडर योर गाइडेंस, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन कंट्रीब्यूट significantly to the application of AI in improving healthcare outcome for patients with the disease। अब ये एक लाइन क्या बता रही है? ये बता रही है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गाइड करें। आप इनडायरेक्टली आपने उसे कह दिया है
कि वो आपको अपनी सुपरविजन में ले ले। और आपने ये भी कहा है कि अगर आप मुझे गाइड करोगे तो उससे मुझे फ़ायदा होगा और मैं एआई मॉडल डेवलप कर सकता हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा। मीन इस एक लाइन में आपने अपना भी बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि आप उसके साथ काम करना चाहते हैं और आपको खुशी होगी, और साथ में आपने ये भी बता दिया कि इससे सोसाइटी को, लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो ये इस तरह की आपकी एक पर्सनल स्टेटमेंट भी ऐड कर लें तो बेहतर है। अब अगर आप किसी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं और आपने प्रपोजल बनाया, दो चीज़ें हैं कि या तो उसने आपको प्रपोजल बनाने के लिए कहा है, या ये है कि उसने आपको प्रपोजल बनाने के लिए नहीं कहा, आप रैंडमली कर रहे हैं। अब अगर आपके पास प्रपोजल बना हुआ है और आपकी फील्ड से रेलिवेंट आपको प्रोफेसर मिल जाता है, तो बजाय इसके कि आप उसको ईमेल करें कि मुझे एक्सेप्टेंस दे दें, आप ये ईमेल टाइप कर सकते हैं कि जिससे उसको ये लगेगा कि ये बंदा वाकई इंटरेस्टेड है। सब्जेक्ट आपने रखना है रिसर्च प्रपोजल ऑन एआई फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अब जब ये टाइटल के साथ आपकी ईमेल जाएगी, वो एकदम से उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, उसको एटलीस्ट खोल के देखेगा जरूर कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि आपने रिसर्च प्रपोजल लिखा है। अक्सर प्रोफेसर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस की ईमेल आती है और आपने टाइटल लिखा होता है रिक्वेस्टिंग फॉर एक्सेप्टेंस अंडर योर काइंड सुपरविजन। तो ऐसे केस में वो ईमेल को खोलते ही नहीं है, वो ईमेल को सिंपली डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह ईमेल टाइटल के साथ ही आपको बेनिफिट दे सकता है। ईमेल के जो असूल हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बनाया था कि आपने अगर एक एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करनी है तो आपने कैसे ईमेल करनी है। कुछ रूल्स वो हैं, कुछ प्रपोजल के स्पेसिफिक हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है डियर प्रोफेसर, पहले अपना इंट्रोडक्शन करना है, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल। ये कर्टेसी में आप लिखते हैं, माई नेम इज हमाद इस्माइल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग योर ग्रुप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एज ए पीएचडी स्टूडेंट। आपने एक ही लाइन में बता देना है कि मेरा नाम ये है और मैं आपकी लैब में पीएचडी पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ। इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पहली ईमेल में कि आपने बीएस कहाँ से किया, आपने एमफिल कहाँ से किया, आपकी कितनी एज है। नो, सिंपली उसको टू द पॉइंट डायरेक्ट उसको बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताएं, आई एम पैशनेट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोमेडिकल रिसर्च एंड आई एम particularly inspired by your work on neurodegenerative diseases। अब दूसरी लाइन क्या है कि आपने उसके इंटरेस्ट, उसके काम का बताया और अपना इंटरेस्ट बताया। आपने उसको ये बताया कि मैंने आपका काम पढ़ा है जो कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस पे है और मैं आपके साथ इस टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोमेडिकल रिसर्च में काम करना चाहता हूँ, ये बता दिया। अब तीसरी लाइन में आपने बताना है आई एम अटैचिंग अ रिसर्च प्रपोजल, कि भी मैं रिसर्च प्रपोजल अटैच कर रहा हूँ जिसका टाइटल ये है, ठीक है, कि ये टाइटल मुझे मेरे इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है जो मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। उससे नेक्स्ट, आई बिलीव दैट माई रिसर्च अलाइंस वेल योर एक्सपर्टीज एंड एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ये आप पहले देख चुके होंगे कि उसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं। अगर उसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहे तो इस लाइन की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इतना लिखने, आई बिलीव दैट माई रिसर्च अलाइन विद योर एक्सपर्टीज। नेक्स्ट आपने बताना है आई वुड बी ऑनर्ड, और आपने ये जाहिर करना है कि अगर वो आपको टाइम देगा तो आप ऑनर्ड होंगे, कि आपको अच्छा लगेगा, टू डिस्कस माई प्रपोजल फर्दर एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग अंडर योर सुपरविजन। तो अब आपने उसे बता दिया कि अगर वो उसको इंटरेस्ट होता है तो मजीद वो जो काम कहेगा आप उसको कर देंगे और आप उसके सुपरविजन में जाना चाहते हैं। देन आपने ये लाइन लिखनी है, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। बस इससे ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी, कि अक्सर लोग जो है ना लफाजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ईमेल हमेशा शॉर्ट, टू द पॉइंट और कंटेंट होना चाहिए। देन बेस्ट रिकॉर्ड यूज़ कर लें, योर सोबिडेंटली, सिंसियरली, इस तरह की वर्डिंग ना यूज़ करें। नीचे अपना नाम लिखें, आगे मजीद ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एमफिल हूँ, मैं पीएचडी हूँ या डॉक्टर हूँ, इस तरह के वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने पिछले ईमेल में भी बताया था। नीचे आप अपना सिंपली लिखने कि अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि आपका ईमेल आईडी या आपका व्हाट्सएप नंबर या जो भी आपका
स्काइप आईडी है या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। और साथ में आपने प्रपोजल लाजमी अटैच करना। और याद रखें, एक टाइम में एक प्रोफेसर को ईमेल करें विद नेम, और एक्स्ट्रा अटैचमेंट आपने नहीं लगानी, आपने डिग्री नहीं लगानी, आपने अपने सीवी नहीं लगानी, आपने ओनली प्रपोजल लगाना है, क्योंकि ये ईमेल आप सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल के लिए कर रहे हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आपको ईमेल का जवाब देगा, और जो चीज़ें उससे पूछनी होगी या मांगनी होगी वो आपसे मांग लेगा, फिर बात आगे कंटिन्यू होती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या क्यूरीज हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।